वेरी वॉर्म वेलकम टू द यूपीएससी लैब। आज जो हम लोग टॉपिक या फिर हम लोग ये जो वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है उसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि यूपीएससी के द्वारा रिसेंटली रिलीज़ किया गया है। वो एग्जामिनेशन है आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में CAPF भी बोलते हैं। ये एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी लोगों ने क्या कहते हैं रिक्वेस्ट किया था वीडियो बनाने के लिए, प्लस क्या कहते हैं इस वीडियो के लिए काफ़ी चीज़ें मतलब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता किस तरीके से अप्लाई करना है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो इसके लिए मैंने एकदम इजी वे में ये टॉपिक कवर करने का ट्राई किया है, जिससे क्या कहते हैं जो लोग न्यूली एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी एक हेल्प हो सके कि एग्जामिनेशन को किस तरीके से क्लियर करना है, प्लस किस तरीके से इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल करना है, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है इस एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन को फुलफिल करने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब ये CAPF के बारे में बात करते हैं तो CAPF के बारे में हम लोग को एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, बिकॉज कैसा होता है कि बहुत सारे लोगों ने एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट तो पढ़ लेते हैं बट ये CAPF से कौन से पोस्ट मिलते हैं या फिर ये CAPF होता क्या है उसको बिना जाने ही क्या कहते हैं इस एग्जामिनेशन को फिल कर देते हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम ये फॉर्म फिल करने वाले हैं तो उनके लिए एक बेसिक आइडिया हो सके कि CAPF के एग्जामिनेशन को देने के बाद अब कौन से पोस्ट पे मिलेंगे और ये किसके इक्विवेलेंट है, उन सारी चीज़ों को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। बेसिक चीज़ें हैं तो आपको समझ आ जाएगा। तो जब हम लोग बात करते हैं CAPF के एग्जामिनेशन के बारे में तो ये CAPF एग्जामिनेशन ग्रुप A गैजेट में आता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि इसमें अगर आप एग्जामिनेशन देते हैं तो आप ग्रुप A ऑफिसर बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना आप ग्रुप A ऑफिसर रैंक के ऊपर जाने की बात कर रहे हैं। और ये जो CAPF एग्जामिनेशन है इसको कंडक्ट किया जाता है आपके यूपीएससी के द्वारा ही, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ही। और ये एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद, इस एग्जामिनेशन को आप क्लियर करने के बाद आप इक्विवेलेंट ऑफ एक IPS ऑफिसर के तौर पे रिक्रूट होते हैं, बट इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि आप एक IPS ऑफिसर के बराबर ही क्या हो रहा है यहाँ पर सिलेक्शन या फिर उस पोजीशन पे पहुंच रहे हैं बाय द डिफरेंट एग्जामिनेशन जिसका नाम है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। और IPS में अगर आपको जाना है तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है, बट आज हम लोग का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का टॉपिक डिस्कस करने का नहीं है। आज हमारा टॉपिक है CAPF के बारे में जानने का। तो ध्यान रखना कि ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP जिसको बोलते हैं, जो कि एक IPS ऑफिसर होता है, उनके बराबर होता है आपका CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। तो देखते हैं इस एग्जामिनेशन में और क्या क्या चीजें कवर की जाती है। नेक्स्ट, अब जब हम लोग इसमें बात करते हैं कि CAPF में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फोर्सेस आते हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फोर्सेस के बारे में बात करूं CAPF के अंदर तो मेनली आपके 5 फोर्सेस आते हैं। कौन कौन से? BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, एंड देन लास्ट में SSB सशस्त्र सीमा बल। ये 5 इंपॉर्टेंट फोर्सेस जो हैं, जो क्या कहते हैं CAPF एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद आप इन फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इन सारे फोर्सेस के बारे में, इन फोर्सेस क्या क्या चीज़ें करते हैं ये हम लोग आगे के वीडियो में कवर करने वाले हैं, मतलब पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो इस वीडियो को हम लोग, इस फोर्सेस को आप अच्छी तरीके से आगे के वीडियो में समझेंगे कि एक्चुअल में ये सारे जो फोर्सेस हैं इनका काम क्या है। तो उन सारी चीज़ों को हम आगे के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस यहाँ ध्यान रखना कि आफ्टर द क्लियरिंग द CAPF आपको कौन कौन से फोर्सेस को ज्वाइन करने का मौका मिल सकता है। तो सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, एंड लास्ट में सशस्त्र सीमा बल। ये 5 फोर्सेस जो है CAPF के अंदर काउंट किए जाते हैं। अब इस एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि डेट्स, मतलब ये डेट्स कब से स्टार्ट हो रही है, क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है इसकी डेट्स रिलीज हो चुकी है। ये 26/4/2023 में ही इसका फॉर्म आ चुका है और ये इसका डेट क्लोजिंग टाइमिंग जो है वो भी डिसाइड कर दिया गया है 16 तारीख। तो ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन के डेट पहले से आ चुके हैं। 26 तारीख को एग्जामिनेशन का डेट स्टार्ट हो गया था, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया था और इसको लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है वो 16 मई 2023। कितने बजे तक? 6 बजे तक। 6 बजे के बाद आपको इस फॉर्म को फिल करने का मौका नहीं मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस फॉर्म को अभी ही फिल करना स्टार्ट कर दीजिए, 16 का वेट ना किया जाए, ठीक है। आपके पास बहुत ही कम टाइम बाकी है और आज 7 हो चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए और इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। और इसका लास्ट डे और क्या कहते हैं एग्जामिनेशन कब होगा, तो एक इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि एग्जामिनेशन आपका
6/8/2023 में एग्जामिनेशन होगा। तो इन सारे चीज़ों को भी ध्यान में रख लिया। अगस्त में एग्जामिनेशन है तो आपके पास ऑलमोस्ट अभी क्या कहते हैं 3 महीने के आसपास आपका टाइमिंग है, तो वो एग्जामिनेशन आपको प्रिपेयर कर सकते हैं। जो लोग पहले से प्रिपेयर करते हुए आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, और जिनको फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने वाले हैं तो उनको अभी से फॉर्म फिल करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम हर 1 साल में एक बार होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये फॉर्म अगर फिल करना चाहते हैं तो 16 तारीख से पहले फिल कर लीजिए, और इसका एग्ज़ाम डेट 6/8/2023 है, और एडमिट कार्ड जो है वो 15 दिन पहले आपके एग्ज़ाम से पहले रिलीज़ कर दिया जाता है यूपीएससी के द्वारा। तो आप आराम से एडमिट कार्ड भी उस टाइम पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी इसको जल्दी से जल्दी हो सके तो एग्ज़ाम के डेट्स को फिल कर दीजिए। ठीक है, तो एग्जामिनेशन को फिल कर दीजिए। नेक्स्ट, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है कि एग्जामिनेशन तो फिल कर दिया भाई, अब एग्जामिनेशन फिल करने के बाद हम लोग को करना क्या होगा, ये एग्जाम कितने स्टेजेस में होता है, इस पर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, सबसे बड़ा डाउट वहाँ पर आता है। और यूपीएससी का अगर नोटिफिकेशन पढ़ने बैठोगे तो भाई बहुत 10 से 15 पेज का होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम लोगों ने ये वीडियो को इसमें क्रक्स के अंदर हम लोग ये बताएंगे कि एग्जामिनेशन के स्टेजेस क्या है, और प्लस इसमें बताया जाएगा कि कितने पेपर के एग्जामिनेशन होंगे और किस तरीके से आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, और इस एग्जामिनेशन में पूछा क्या जाता है वो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें एग्जाम के स्टेजेस के बारे में, तो ध्यान रखना है आपको, ये एग्जामिनेशन का स्टेजेस जो है वो 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेज जो है जिसके अंदर रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसके अंदर आपको एमसीक्यू प्लस आपको एक रिटन ऐसे कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे चीज़ों को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारा पहला स्टेज होता है। आफ्टर क्लियरिंग द फर्स्ट स्टेज यू हैव टू गो फॉर द फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपकी बॉडी का मेडिकल चेकअप देखा जाता है कि आप मेडिकल फिट हैं कि नहीं है, आपसे कुछ क्या कहते हैं एक्सरसाइज करवाया जाता है। वो सब चीज़ें हम लोग आगे देखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें कराया जाएगा इन फिजिकल फिटनेस, वो हम लोग आगे के इस वीडियो में आगे कवर करने वाले हैं, तो हम लोग वहाँ पर वो देख लेंगे। और तीसरा जो स्टेज होता है वो इंटरव्यू होता है, या फिर आप बोल सकते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। और इन सारे चीज़ों को क्लियर करने के बाद, इन सारे चीज़ों के मार्क्स मिलने के बाद, इन सारे मार्क्स को क्या कर दिया जाता है, ऐड किया जाता है, एंड देन उस ऐड करने के बाद आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट आया जाता है। उस फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपका देखा जाता है कि आप क्वालिफाई किए हैं, अगर आपने क्वालिफाई किया है तो कौन सी सर्विस आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो हम लोगों ने पीछे भी देखा ना कि कितने सर्विसेज 5 फोर्सेस हैं, उन 5 फोर्स में से कौन सा फोर्स आपको मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें इस एग्जामिनेशन या फिर आपके जो मार्क्स आएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, ये एग्जाम जो है 3 स्टेज में होता है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके अंदर आपका पहला रिटन एग्जामिनेशन के अंदर 2 पेपर होते हैं, जिसके अंदर पहला पेपर जो होता है वो एमसीक्यू होता है, जो कि 250 मार्क्स का होता है, जिसको हम लोग जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंट टेस्ट भी बोलते हैं। एक पेपर 2 होता है जिसको हम लोग जनरल स्टडी एग्जामिनेशन बोलते हैं, जिसके अंदर आपको लिखना होता है। ध्यान रखिएगा, पेपर 2 आपको रिटन टेस्ट है, पेपर 1 एमसीक्यू है, पेपर 2 रिटन टेस्ट है, जो कि 200 मार्क्स का होता है, और ये दोनों के दोनों एग्जाम डे 1 में ही किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक एग्जामिनेशन के अंदर आप प्री और मेंस दोनों लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद जब एग्जामिनेशन क्लियर होगा तो आपका फिजिकल फिटनेस देखा जाएगा, आपका वेट कितना है, आप कितना स्पीड दौड़ सकते हो, आप कितना बॉडी वेट उठा सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। फिर इंटरव्यू और लास्ट में आपका फाइनल मेरिट टेस्ट होता है। ठीक है, फाइनल मेरिट निकलता है, जिसके अंदर लिस्ट में नाम आ गया तो उसके हिसाब से आपको ऑफिस दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका इसके अंदर का सिलेबस। अब सिलेबस में क्या क्या चीज़ें जाती है, तो सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस इन द पेपर 1, तो वी हैव टू फोकस ऑन द जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मतलब यहाँ पर थोड़े से जो ध्यान रखना, यहाँ में कुछ मैथ्स के क्वेश्चन या फिर बोल सकते हैं मैथ्स या फिर क्वांटिटेटिव मैथ्स, या प्लस यहाँ पर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है आपको इस पेपर 1 के अंदर कवर किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक और वीडियो बना देंगे, जिस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके रीजनिंग से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मैथ के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे, ताकि जो पेपर इस यूपीएससी क्या कहते हैं सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहा है उनको एक और हेल्प हो सके। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि जनरल एबिलिटी में के अंदर आपके मैथ्स के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि यहाँ पर जनरल साइंस के क्वेश्चन ऊपर आते हैं। तो मतलब जनरल साइंस का मतलब यहाँ पर साइंस एंड टेक की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर दे आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड देन प्लस फिजिक्स।
इन 3 टॉपिक को भी इसमें पर्टिकुलरली पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के बारे में आपको आना चाहिए। तो ये जो कि ये जनरल साइंस की बात करें तो ये 1 से 10th क्लास तक के जो बुक्स होते हैं उसमें आपके जो साइंस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसमें यहाँ पर कवर कर लिया जाता है जनरल साइंस के अंदर। प्लस इसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा जो कि करंट अफेयर्स में चल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना जनरल साइंस में क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं। फिर तीसरा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा कि आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जैसे फॉर एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि अवार्ड्स कौन से मिल रहे हैं, कौन सा स्पोर्ट्स किस में कौन अच्छा वर्क कर रहा है, प्लस क्या कहते हैं म्यूजिक के लिए कौन सा फेमस लाइक अवार्ड्स मिले गए हैं रिसेंटली, कौन से क्या कहते हैं ओलंपिक, जैसे फॉर एग्जांपल ओलंपिक्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब जब भी ओलंपिक्स होते हैं उस टाइप के। प्लस क्या कहते हैं गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, उन सारे चीज़ों के ऊपर आपका करंट अफेयर्स के टॉपिक में कवर कर लिया जाएगा। तो पहला मैथ्स रहेगा, मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा जनरल साइंस रहेगा, इसके अंदर साइंस के टॉपिक्स रहेंगे। प्लस तीसरा आपका क्या रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा। उसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे टॉक अबाउट द पॉलिटी, दे टॉक अबाउट द पॉलिटी, दे टॉक अबाउट द इकोनॉमी, कि इंडिया में जो पॉलिटी है उसके अंदर मतलब फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, आपका क्या कहते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, उन सारे चीज़ों को वी टॉक अबाउट इन द पॉलिटी टॉपिक्स। एंड देन उसके बाद आपका इकोनॉमिक का टॉपिक रहेगा। इकोनॉमिक के अंदर हम लोग देखेंगे कि कहते हैं भाई इकोनॉमिक में रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जो बेसिक टर्म्स होते हैं इकोनॉमिक के अंदर उन सारे चीज़ों को कवर किया जाएगा। प्लस क्या कहते हैं जो करंट अफेयर्स में जो भी क्या कहते हैं टॉपिक्स आ रहे हैं रिगार्डिंग द इकोनॉमिक, बजट रेट रिगार्डिंग आ गया या फिर क्या कहते हैं इकोनॉमिक सर्वेज आ गए, तो उन सारे चीज़ों पे भी इस पे क्वेश्चन बनाया जाता है। उसके बाद आता है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर आपका एंशिएंट हिस्ट्री, आपका मेडिवल हिस्ट्री, आपका मॉडर्न हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, इन सारे चीज़ों को आपको हिस्ट्री के अंदर ब्रॉडली कवर किया जाता है। और मेनली जो आपका ज़्यादा फोकस रहता है वो आपके फ्रीडम मतलब हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। तो हिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं। फिर आपका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इंडियन एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। तो इसके अंदर जियोग्राफी का पूरा जो टॉपिक है उन सारे चीज़ों को इसके अंदर कवर कर लिया जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, उन सारे एस्पेक्ट्स को आपके ज्योग्राफी के अंदर कवर किया जाता है। तो मेनली हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें जनरल एबिलिटी के टेस्ट क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर्स रहेंगे, आपको पॉलिटी के टॉपिक्स रहेंगे, आपको क्या कहते हैं हिस्ट्री के टॉपिक्स रहेंगे, ज्योग्राफी के टॉपिक्स रहेंगे। तो ऐसे कुल मिला के आपके कुछ 6 टॉपिक्स जो हैं वो आपके पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर कवर किए जाते हैं। तो ये आपके पेपर 1 के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। देन वी टॉक अबाउट द पेपर 2। पेपर 2 के अंदर 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर जो मेनली फोकस किया जाता है वो ऐसे के ऊपर फोकस किया जाता है, जिसके अंदर आपको 4 ऐसे लिखने पड़ते हैं जो कि कहते हैं 80 मार्क्स के ऊपर रहेगा। और ये ऐसे जो है आपके हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आ सकते हैं, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इन सारे रिगार्डिंग आपका ऐसे को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। पार्ट बी जो है ध्यान रखेगा, उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं पार्ट पेपर 2 के बारे में बात करूँ तो उसमें एक ऐसे जो होता है नॉर्मली सिक्योरिटी के ऊपर हमेशा रहता है कि आपको सिक्योरिटी में कि इंडिया और क्या कहते हैं पाकिस्तान का बॉर्डर है, फिर इंडियन बॉर्डर्स और है, उन सारे चीज़ों के रिलेटेड आपको कोई ना कोई एक ऐसे लिखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर 80 मार्क्स का जो है आपका पार्ट ए रहता है, जिसके अंदर ऐसे ये सारी चीज़ें करनी होती है। पार्ट बी के अंदर आपको क्या करना होता है, कॉम्प्रिहेंशंस करना होता है, प्रिसाइज राइटिंग करना होता है, लैंग्वेज मतलब कम्युनिकेशन लैंग्वेज आपका इंग्लिश कितना स्ट्रांग है, उन सारे चीज़ों को इस पार्ट बी के अंदर कवर किया जाता है, जो कि 120 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 120 मार्क्स का है, जिसके अंदर आपके प्रिसाइज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन और कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो किस तरीके से वो आपको यहाँ पर कवर कराया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। और अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2 को ऐड करने के बाद जो मार्क्स बनता है उसके हिसाब से आपका कट ऑफ तैयार होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में अच्छे परफॉर्म करने हैं, तब जाके आपका फिजिकल फिटनेस के लिए नाम आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें कितना पैसा लगेगा। तो when we talk about the application for general category और OBC, they have to pay 200 rupees, आपको 200 रुपये पे करना पड़ेगा। और जो SC ST है उनको कोई भी पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, SC ST और जो फीमेल कैटेगरीज के फीमेल जो आती है फीमेल कैटेगरी, उनको भी कोई फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो OBC और जनरल कैटेगरी के जो बॉयज़ हैं
दे हैव टू पे ओनली 200 रुपीज़, बाकी किसी को भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका पेमेंट करने का जो तरीका है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैसे भी UPI जिस तरह से का पे करना चाहते हैं यू कैन पे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये CAPF जो वैकेंसी है इसके अंदर कितने पोस्ट आए हैं और इसमें कौन से डिपार्टमेंट में कितने टोटल पोस्ट दिए गए और उसका एज लिमिट क्या है। तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, BSF के लिए 86 पोस्ट आए हुए हैं, CISF के लिए 91 पोस्ट आए हुए हैं। ध्यान रखिएगा कि 91 पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है इस बार CISF के लिए, सबसे ज़्यादा CISF के लिए पोस्ट के लिए है और इसके लिए सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है इस एग्जामिनेशन में। क्योंकि अगर जैसे हम लोग जब बात करते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग फाइट कर रहे होते हैं वो कौन से पोस्ट के लिए कर रहे होते हैं, वो IAS पोस्ट के लिए कर रहे होते हैं। सिमिलर वे में यहाँ पर भी ये CISF का जो पोस्ट है उसके लिए सबसे ज़्यादा हाई डिमांडिंग या फिर बोल सकते हैं कॉम्पिटिशन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ITBP 60, CRPF आपका 655 और SSB आपका 30, ये कुछ मिला के आपके कितने पोस्ट आए हैं, 322 पोस्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, इस फॉर्म को जल्द से जल्द फिल कर दीजिए ताकि आपको इसका बेनिफिट उठाया जा सके, ठीक है। 322 पोस्ट जो है काफ़ी अच्छा नंबर का इस बार पोस्ट निकाला गया है, वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से निकाला गया है, तो उसको फिल करिए। व्हेन वी टॉक अबाउट द एज लिमिट, तो ध्यान रखिएगा एज लिमिट जो है नॉर्मली कैटेगरी जो है वो 20 से 25 साल के लिए है, ठीक है। जो अभी 20 से 25 साल के एज में जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें कुछ एग्जेम्पशन भी दिया गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई OBC का कोई मेल कैंडिडेट है या फिर फीमेल कैंडिडेट है, दे हैव अ 3 ईयर एक्सटेंशन। 3 ईयर एक्सटेंशन मतलब दे कैन फिल एग्जामिनेशन फॉर्म टिल 28। एंड SC/ST के लिए आपका 5 ईयर्स है, मतलब आप 30 ईयर्स तक आप क्या कर सकते हैं। जो SC/ST कैंडिडेट्स है जो 5 ईयर्स एक्सटेंशन है वो 30 ईयर्स तक वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, OBC वाले 28 ईयर्स तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट द क्या कहते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है फॉर एग्जामिनेशन के लिए, क्या हम लोग क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए पढ़ाई का। उसके लिए सिर्फ आपको एक बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है। आपको एक बैचलर डिग्री चाहिए जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उससे आपको मिलनी चाहिए, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ हो गया, आपका दूसरे जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उन सारे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ से आपको बस एक सर्टिफिकेट चाहिए कि आप बैचलर डिग्री में पास आउट हैं और उसके बाद आप ये एग्जामिनेशन आराम से दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 20 से 25 साल के जो बच्चे हैं वो उस एग्जामिनेशन को फॉर्म फिल कर सकते हैं और उस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल फिटनेस एलिजिबिलिटी क्या है। जो हम लोगों ने पीछे देखा था ना कि सेकेंड जो स्टेज होता है उसके अंदर फिजिकल फिटनेस हमको शो करना पड़ता है, तो उनके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है, तो जस्ट उसको कवर कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ हाइट, तो अगर जब मैं हाइट की बात करूँ तो जो भी मेल है उसको मिनिमम 165 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है एंड द फीमेल फोर क्या कहते हैं 157 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है। चेस्ट की बात किया जाए तो एक मेल कैंडिडेट का जो चेस्ट होगा उसको क्या कहते हैं 81 से लेके 86 सेंटीमीटर तक उसको चेस्ट की रिक्वायरमेंट है, और फीमेल का क्या कहते हैं डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एंड देन 100 मीटर रेस, अगर फॉर एग्जांपल एक रेस हो रहा है 100 मीटर का, तो एज अ मेल कैंडिडेट यू हैव टू कवर दिस 100 मीटर रेस इन द 16 सेकेंड। तो ध्यान रखना यहाँ पर कंपटीशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं आना है, आपको यहाँ पर कंपटीशन किसके साथ है, टाइम के साथ है। मतलब आपको 100 मीटर जो है 16 सेकेंड के अंदर अंदर कवर करना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। फॉर फीमेल 18 सेकेंड्स है। फॉर सेम वे में एक और रेस होता है जिसको हम लोग 800 मीटर रेस बोलते हैं, जो आपको कवर करना होता है 3 मिनट 45 सेकेंड्स एंड फॉर द फीमेल कैंडिडेट यू हैव टू कवर इन द 4 मिनट एंड 45 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। उसके साथ एक लॉन्ग जंप भी होता है 3.5 मीटर एंड देन फॉर फीमेल कैंडिडेट यू हैव टू कवर 3 मीटर लॉन्ग जंप। शॉर्ट पुट जो होता है वो 7.5 kg का बॉल उठा के फेंकना होता है, जिसके अंदर आपको फॉर बॉयज यू हैव टू थ्रो 4.5 मीटर एंड फीमेल के लिए डेटा अवेलेबल नहीं है उनको कितना डिस्टेंस दिया जाता है, तो ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट को फिजिकल फिटनेस के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। ये जो आपको दिख रहा होगा कि भाई बहुत डिफिकल्ट है, भाई कैसे हम लोग 800 मीटर को 3 मिनट में कैसे कवर करेंगे या फिर 100 मीटर को किस तरीके से 16 सेकंड के अंदर कवर करेंगे, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना
तो ये आराम से कवर किया जा सकता है कोई भी इशू के साथ। अब 1 महीना डेडिकेटेडली भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे फॉर ये रेसिंग के लिए, लॉन्ग जंप के लिए, ये आराम से कवर किया जा सकता है, इसमें कोई भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान करिएगा। ठीक है, और इस फॉर्म के रिगार्डिंग अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा, इस वीडियो का सेकंड पार्ट जो होगा, उस सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से CAPF के जो फॉर्म है उसको फिल किया जा सकता है, उसमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। हम यूपीएससी के साइट में जाने के बाद आपको दिखाएंगे कि फॉर्म को कैसे फिल करना है करके। ठीक है, तो वो हम लोग कवर करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं और उसके क्या कहते हैं हम लोग उस डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू एंड वेरी हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है।